जी, तो बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपका 10th क्लास का न्यू चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम क्या रहने वाला है, पावर शेयरिंग। ये सारा का सारा चैप्टर हम फर्स्ट स्लाइड से लेके लास्ट स्लाइड तक पूरा का पूरा एनिमेशन के साथ डिस्कस करेंगे। और भाई थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स भी मैं आपको बताता जाऊंगा, जिससे ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और ये वाला चैप्टर करेंगे मेरे बनाए हुए स्पेशल नोट से, जिससे आपको ये चैप्टर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ज्यादा तारीफ ना करते हुए हम चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो बेटा पावर शेयरिंग चैप्टर की शुरुआत करते हैं इसकी ओवरव्यू से, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी मेंशन है। चैप्टर करवाने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। ये जो चैप्टर है, चाहे कोई भी चैप्टर है, हम सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे, जैसे आपकी रीडर में सीक्वेंस में है। जो भी चैप्टर में मेन हेडिंग्स होगी उसको हम बढ़िया एनिमेशंस और ट्रिक्स के साथ समझेंगे। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, हाँ भी हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने क्या वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी पहली ट्रिक की, जो है टू। हाँ भी ये सर टू क्या है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। पावर शेयरिंग चैप्टर जैसे ही इसका कोई क्वेश्चन आए तो अपने दिमाग में टू वाली ट्रिक याद रखनी। तो टू वाली ट्रिक क्या है, वो आगे आगे आपको सारी बातें क्लियर होती रहेंगी। ये चैप्टर बना है 2 वर्ड से, आगे नहीं यहाँ पर 2 वर्ड। पहला है पावर और दूसरा है शेयरिंग। इस चैप्टर में ओवरव्यू में ये बताया गया है रीडर में आपकी कि आप लोग क्या सीखोगे। एक तो सीखोगे पावर शेयरिंग क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग, क्या पावर शेयरिंग अच्छी चीज होती है, क्या पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ये वाली सारी बातें आप इस चैप्टर में सीखोगे। ये वाला चैप्टर मैंने आसान बनाने के लिए ना 2 पार्ट्स में बांटा है। यहाँ पर भी 2 आ गया। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 2 कंट्रीज की, यहाँ पर भी 2 आ गया। कौन कौन सी, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका ने कैसे पावर शेयर की, कौन सी कंट्री ने अच्छे तरीके से पावर शेयर की, कौन सी कंट्री ने बुरे तरीके से पावर शेयर की। और ये दोनों के बारे में डिस्कस करने के बाद हम पढ़ेंगे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। और दूसरे पार्ट में हमने ये डिस्कस करना है कि आज के समय में पावर शेयरिंग कैसे होती है। मतलब पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 2 स्टोरीज और अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आज के समय में इंडिया में क्या पावर शेयरिंग होती है, अगर होती है तो कैसे शेयर होती है। वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। यही है इस चैप्टर का ओवरव्यू। अभी तो हमने चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया। ये 2 वाली ट्रिक बार बार कितनी बार आ गई। जैसे जैसे मैं चैप्टर आगे आगे कराऊंगा आपको अच्छी तरह समझ आता रहेगा कि मैं किस 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर की मेन हेडिंग, जिसका नाम क्या रहने वाला है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस वाली मेन हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में। बेसिकली यहाँ पर ना जो पावर शेयरिंग का कंसेप्ट है, ऐसे नहीं है कि उनके पास कुछ मैजिकल पावर थी, उन्होंने उसका सही यूज किया या गलत यूज किया। वो कौन सी पावर है वो आगे आगे चैप्टर जैसे मैं करवाऊंगा ना वो आपको अच्छी तरह समझ आता रहेगा। अभी के लिए आपने ये याद रखना है, अभी वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कुछ फैक्चुअल डिटेल और उन दोनों की एथनिक कंपोजिशन। क्या बोला है मैंने, एथनिक कंपोजिशन। एथनिक का मतलब होता है जाति। जाति का मतलब क्या होता है, अगर पूछा जाए व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन सी जाति के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, वैसे ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन, उसके बाद करेंगे हम श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन, जिसमें से आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन के आता होता है। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम के बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपने बेसिकली याद रखनी है, बेल्जियम इज द स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। मतलब यूरोप में एक कंट्री है बेल्जियम, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला कंसेप्ट है बेल्जियम के बारे में। वो कंसेप्ट क्या है, जो बेल्जियम का एरिया वाइज स्ट्रक्चर है ना, वो हरियाणा से भी कम है। मतलब इतनी छोटी कंट्री है। वहाँ की पॉपुलेशन कितनी बताई गई है टेक्स्ट बुक्स में, 1 CR, मतलब 1 करोड़ उसकी अप्रोक्स पॉपुलेशन है। यहाँ तक आपने कुछ फैक्चुअल डिटेल याद रखनी है। अब आते हैं मेन कंसेप्ट की ओर, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन के आते होते हैं, वो बताऊंगा कौन से, और लॉन्ग क्वेश्चन फुल फ्लैश बन के आता होता है, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अपने इसको ध्यान से समझना। एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम में हम देखेंगे, यहाँ पे बेल्जियम कितने पार्ट्स में डिवाइड था मेन। तो बेल्जियम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
टू मेजर पार्ट्स में डिवाइड था। जैसे हमारा इंडिया 28 स्टेट्स और 8 यूटी है ना, ऐसे ही बेल्जियम के 2 पार्ट थे। यहाँ पर भी 2 ट्रिक आ गई ना। इस ट्रिक का फायदा क्या है, एक का नाम याद रखना, दूसरे का अपने आप ही याद हो जाएगा क्योंकि है ही 2। तो सबसे पहले येलो कलर की बात करते हैं। ये वाला ग्रुप है फ्लेमिश रीजन। एक दो बार आप याद कर लोगे ना, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। पहला ग्रुप कौन सा है, पहला रीजन कौन सा है, फ्लेमिश रीजन। एंड सेकंड वन ग्रीन रीजन। ग्रीन रीजन कौन सा है, वेलोनिया रीजन। बेसिकली ये स्ट्रक्चर मैंने खुद बनाई है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, बस याद रखने के। फ्लेमिश वेलोनिया, फ्लेमिश वेलोनिया, अच्छी तरह आपको याद हो जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आंख बंद करके। तो अब बात करते हैं हाँ भी फ्लेमिश रीजन में कौन सी जाति, मतलब कौन सी एथनिक कंपोजिशन के लोग रहते थे, और वेलोनिया में कौन सी रहते थे। तो फ्लेमिश में रहते थे डच, जिनकी परसेंटेज क्या थी 59%। वलोनिया ग्रुप में रहते थे फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले, उनकी संख्या कितनी थी 40%। एक याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फ्लेमिश में डच रहते थे जिनकी संख्या थी 59%, और वलोनिया रीजन में फ्रेंच बोलने वाले 40%। 59 और 40 कितना होता है 99%। तो बचा हुआ 1% क्या था, जर्मन के लोग थे। उस बेल्जियम कंट्री में 1% लोग क्या थे, जर्मन भी बोलते थे। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या सीखा, वहां पे 2 मेन रीजन थे, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश में डच रहते थे जिसकी परसेंटेज क्या थी 59%, और दूसरी वेलोनिया में क्या रहते थे, फ्रेंच लैंग्वेज वाले, जिसकी संख्या क्या थी 40%। तो लास्ट में 1% जर्मनी रहते थे। ये तो थी पूरी की पूरी कंट्री की स्ट्रक्चर। हाँ अभी अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम कंट्री का पूछा जाए तो ये सारी डिटेल आपने याद रखनी है। जैसे हर देश की कैपिटल होती है, वैसे ही इस देश की कैपिटल थी जिसका नाम क्या था, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में कुछ अलग सिनेरियो था। उसमें क्या था, ऐसे हमने पढ़ा ना, बेल्जियम में 2 तरह के लोग रहते थे, 2 ग्रुप्स में, डच और फ्रेंच। अब इसकी कैपिटल में भी 2 ही लोग रहेंगे, डच और फ्रेंच। कैपिटल की अगर बात करें तो थोड़ा सा उल्टा सिनेरियो था। डच की परसेंटेज थी 20% और फ्रेंच की परसेंटेज क्या थी 80%। यहाँ पर उल्टा सिनेरियो। इसको ना 2 तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, पिछली बार पूछा भी गया था। व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन सिनेरियो ऑफ बेल्जियम इट्स कैपिटल। तो ये लिखोगे, कैपिटल में क्या था, 20% डच लोग थे और 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। अगर आ जाए व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इन कंट्री, तो कंट्री वाला क्या है वो उल्टा लिखना है आपने। वो क्या था, फ्लेमिश रीजन वाला लिखना है, वेलोनिया रीजन वाला लिखना है, सारी डिटेल लिखनी है। अगर फुल फ्लैज आ गया व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो इसको बढ़िया तरीके से सारा ही मिक्स कर देना। अब इसके 2 रिजल्ट निकल के आते हैं इस एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम की। यहाँ पर भी 2 आ गया। पहला रिजल्ट ये निकल के आता है, ध्यान से समझना इसको। कैपिटल में सबसे ज्यादा लोग कौन से थे, फ्रेंच बोलने वाले, मतलब 80% वाले। तो इसका रिजल्ट पहला निकल के ये आता है कि उस समय फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे वो रिच भी थे और पावरफुल भी थे। तो पावरफुल कौन हुआ, 80% वाले फ्रेंच वाले। और पावरफुल की बात समझ आ गई। अगला दूसरा रिजल्ट इससे ये निकल के आता है मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कंसेप्ट। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जिस समाज में जिस ग्रुप की संख्या ज्यादा होती है उसको मेजोरिटी बोला जाता है, और माइनॉरिटी मतलब जिसकी संख्या कम होती है। हम लोग उठाते हैं डच लैंग्वेज को। जो डच लैंग्वेज की मेजोरिटी है इसमें कंट्री में, देखो कितने परसेंट है, 59%। और माइनॉरिटी कहाँ पर है, कैपिटल में, देखो कितने हैं 20%। और यही पावर है, किसी भी देश की पावर क्या होती है, मैजिकल पावर नहीं होती, वो लोग ही उस देश की पावर होती हैं। अगर मेजोरिटी वाले लोग अपनी पावर का सही इस्तेमाल करेंगे तो सभी खुशी खुशी अपना जीवन बताएंगे। अगर इसके उलट मेजोरिटी वाली संख्या क्या बोलती है, हाँ भी हम ही राजे हैं, हम ही सब कुछ करेंगे, तो उस देश में लड़ाई झगड़े होंगी। तो यही पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपने कैसे लिखना है, आप मेरे साथ ध्यान से सुन के इसको प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो आपने लिखना है द बेल्जियम इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप। फर्स्ट रीजन इज फ्लेमिश रीजन एंड अनदर रीजन इज वेलोनिया रीजन। इन द रीजन ऑफ फ्लेमिश पीपल्स आर बिलोंगिंग टू डच, देयर आर 59%, एंड द रीजन ऑफ वेलोनिया द पीपल बिलोंगिंग टू द फ्रेंच लैंग्वेज विद 40%, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द जर्मन लैंग्वेज विद 1% ऑफ पॉपुलेशन। नाउ मूव टू द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रसेल्स। 20% पीपल आर डच एंड रेस्ट ऑफ द पीपल मतलब 80% आर बिलोंगिंग टू द फ्रेंच लैंग्वेज विद its 2 main result. French speaking people are more powerful and rich as compared to Dutch language, and we will discuss about the majority and minority concept. very short question कहाँ से बन के आएंगे भाई, आपने ये स्ट्रक्चर याद रखनी है, जहाँ से मर्जी क्वेश्चन आए। पूछ लेंगे हाँ भी जर्मन कितने परसेंट थे, वो थे 1%। फ्लेमिश रीजन में कौन से रहते थे, डच वाले। और वेलोनिया में कौन से रहते थे, फ्रेंच स्पीकिंग वाले। परसेंटेज पूछ लेंगे, हाँ फ्रेंच कितने लोग बोलते थे कंट्री में, 40%। और फ्रेंच कैपिटल में कितने बोलते थे, वो थे 80%। बस इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी, इसको याद
रखना है। आई होप ये एथनिक कंपोजिशन आपको पूरी तरह समझ आ गई, क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपको अच्छी तरह समझ आ गई, और भाई साथ साथ इसकी बढ़िया प्रैक्टिस भी करनी है आपने। आगे चल के ना आपकी टेक्स्ट बुक्स में एक कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट किसके बारे में है, टेंशन टाइम इन बेल्जियम। जो बेल्जियम में ना एक टाइम एक दौर ऐसा भी आया था जहां पर ना बहुत टेंशन का टाइम पीरियड था। वो कहां पर था, कैपिटल में। कैपिटल कौन सी थी, ब्रसेल्स। टाइम पीरियड कौन सा है, 1950 एंड 1960, मतलब 1950 से लेके अप्रोक्स 1960 तक बेल्जियम में एक टेंशन टाइम है। पिछली बार ना एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया था किसके बारे में, बेल्जियम टेंशन पीरियड के बारे में। इसको ध्यान से समझना। अब कंसेप्ट है टेंशन पीरियड के बारे में। टेंशन पीरियड है तो बुरी बात ही होगी, कुछ ना कुछ क्या आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो किसके बिटवीन थे, टेंशन पीरियड बिटवीन था कौन सी दो लैंग्वेज बोलने वाले। हमने पढ़ा बेल्जियम में दो लैंग्वेज बोलने वाले हैं, एक था फ्रेंच स्पीकिंग और एक डच स्पीकिंग। हमने अभी अभी पढ़ा है कैपिटल में सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन से बोलते थे, फ्रेंच वालों की मेजोरिटी थी और माइनॉरिटी किसकी थी, डच वालों में। इस टेंशन के दो रीजन थे, यहाँ पर भी दो आ गया, बस दो का साथ नहीं आपने छोड़ना। टेंशन का पहला रीजन क्या था, डच स्पीकिंग पीपल गोट इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट मच लेटर। जब भी इकोनॉमी की बात आती है ना तो पैसों की बात होती है। डच वालों की ये समस्या थी कि जो भी इकोनॉमिक पैसों की रिलेटेड जो भी पॉलिसी सरकार बनाती थी उस समय, और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बनाती थी, उनको थोड़ा सा लेट मिलता था। उनकी एक तो ये प्रॉब्लम थी डच वालों की। सेकंड रीजन क्या था इसका, फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपल इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है असमानताएं। इकोनॉमिक्स समझ आ गया, इकोनॉमिक्स मतलब पैसे की असमानताएं थी। मतलब घर में अगर दो भाई होंगे ना, एक अगर ज्यादा कमाएगा एक अगर कम कमाएगा तो उन दोनों में भी लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। तो वैसा ही कुछ था वहां पर। और कल्चरल डिस्पैरिटीज का मतलब होता है हर एक बंदे का कल्चर अलग अलग होता है। इसको ना छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई पाठ पूजा करता है मंदिर में जाके, कोई गुरुद्वारे में जाके, कोई मस्जिद में जाके, तो ये सभी का अलग अलग कल्चर, जैसा कल्चर है वैसे ही वो बंदा परफॉर्म करता है। तो उन दोनों का कल्चर भी अलग था, इसीलिए इन दोनों में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे। टेंशन पीरियड का टाइम याद रखना है, टेंशन पीरियड किन दोनों के बीच में थी और टेंशन पीरियड के क्या क्या रीजन थे। आगे जाके मैं बताऊंगा हाँ भी ये टेंशन कम हुई या ज्यादा बढ़ी, ये अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। जैसे हमने बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन एनिमेशन के साथ की है, वैसे ही हम श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आगे हम बढ़े, आपने ना कुछ फैक्चुअल डिटेल दो याद रखनी है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड क्या होता है, जो सभी तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। उसके बाद बात करते हैं भाई इसकी लोकेशन की। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, सदर्न कोस्ट ऑफ तमिल, तमिल की सदर्न कोस्ट के नजदीक ये पाए जाने वाला आइलैंड नेशन है। इसका नाम क्या है, श्रीलंका। तो एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका की डिस्कस करते हैं, वो क्या है, श्रीलंका इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर भी दो आ गया ना, तो श्रीलंका ना 2 पार्ट्स में डिवाइड था। वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेड पार्ट को। रेड पार्ट के ग्रुप का नाम है सिन्हाला ग्रुप, और अगला येलो वाला है तमिल स्पीकर। मतलब एथनिक कंपोजिशन में 2 पार्ट है। पहले ग्रुप का नाम है सिन्हाला ग्रुप और अगले का नाम है तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला में कौन से धर्म के लोग रहते थे, तो बुद्धिस्ट, मतलब बुद्ध धर्म के लोग रहते थे, जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। उनकी परसेंटेज क्या थी समाज में, 74%। और जो तमिल स्पीकर थे उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान लोग भी थे। इनकी परसेंटेज टोटल कितनी थी, 18%। आई होप ये 2 पार्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गए। उसके बाद जो हमने बात की है ना लास्ट वाले पार्ट की, जो तमिल स्पीकर 18% वाले, वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। यहाँ पर भी 2 आ गया। वो कौन कौन से थे, ब्लू वाला पार्ट बोला जाता था श्रीलंकन तमिल्स, और ग्रीन वाले पार्ट में इंडियन तमिल्स रहते थे। मतलब जो 18% हमने तमिल स्पीकर के बारे में पढ़ रहे हैं उसको फर्दर बांट रही है, वो कौन से 2 पार्ट में होंगे। पहला पार्ट कौन सा है, श्रीलंकन तमिल्स, और अगला कौन सा है, इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल कितने परसेंट थे, 13%। टोटल कितने थे, 18%। उसमें से 13% कौन से थे, श्रीलंकन तमिल्स, और रह कितने गए, 5%। 5% कौन से कहलाते थे, इंडियन तमिल्स। और जो श्रीलंकन तमिल से उसको दूसरे नाम से भी बोला जाता था, जो क्या था, तमिल नेटिव्स। और दूसरा वाला जो मैंने लिखवाया है इंडियन तमिल्स, वो लोग इंडिया से श्रीलंका में रहने को आए थे। यहाँ तक सारा बेसिक समझ आ गया। ये थी सारी की सारी एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ इंडियन तमिल्स के बारे में। ये पिछली बार एग्जाम में आई थी 2 नंबर की, इसको अच्छी तरह सुन लो। वो क्या हिस्ट्री है, इंडियन तमिल्स फॉर फादर कम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड टाइम। इसका कहने का ये मतलब है जो इंडियन तमिल्स 5% थे उसकी हिस्ट्री क्या थी, उनके जो पूर्वज थे ना
वो प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में आए थे, मतलब क्या है, किसान बन के आए थे। किसके पीरियड में? कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड कौन सा होता है? ब्रिटिश पीरियड के टाइम से ये यहाँ से रह रहे हैं। आई होप ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो एथनिक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद लास्ट में डिस्कस करते हैं इन सभी में से एक 7% लोग ऐसे भी थे जो क्रिश्चियन थे, जो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तमिल भी बोलते थे और सिन्हाला भी बोलते थे। ये सारी चीजें देखते हुए लास्ट में डिस्कस करते हैं इस एथनिक कंपोजिशन की, इस श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन की मेन बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन इन श्रीलंका। इसका कहने का ये मतलब है इन सभी को देखते हुए श्रीलंका की 2 बेसिस के ऊपर सोशल डिवीजन की जा सकती है। सोशल डिवीजन मतलब क्या होता है? सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, डिवीजन का मतलब होता है सोसाइटी बटी हुई थी। 2 तरीकों से सोसाइटी बटी हुई थी। वो कौन सी थी? पहली थी लैंग्वेज के बेस पे और दूसरी थी रिलीजन के बेस पे। मतलब लैंग्वेज के बेस पे भी बटी हुई थी सोसाइटी तमिल की और रिलीजन के बेस पे भी बटी हुई थी। आपको क्वेश्चन आएगा, हाँ भी इन सभी एथनिक कंपोजिशन को देखते हुए श्रीलंका की 2 डिवीजन बताओ जिसके बेस पे सोसाइटी बटी हुई थी। तो लैंग्वेज के बेस पे बटी हुई थी, रिलीजन के बेस पे बटी हुई थी। आई होप ये सारी की सारी एथनिक कंपोजिशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे? क्वेश्चन आएगा, What is the ethnic composition of Sri Lanka? तो ना क्या है? The Sri Lanka is an island nation, southern coast of Tamil. Sri Lanka is divided into 2 major group, Sinhala group and Tamil speaker. Sinhala group में 74% belonging to the Buddhism, and in the Tamil speaker section total 18% people belonging to Hindu and Muslim religion. Then we learned further Tamil speaker divided into 2 parts. उसके नाम क्या है? Sri Lankan Tamils and Indian Tamils. Sri Lankan Tamils are total 13% and Indian Tamils are 5%. और rest of the people मतलब 7% Christians are Tamil as well as Sinhala. और जितनी भी मैंने हिस्ट्री की बात बताई है इंडिया से जो आए थे वहां पर इंडियन नेटिव्स की, वो अपने याद रखनी है। और सोसाइटी कौन से 2 बेसिस के ऊपर बटी हुई थी वो बतानी है। आई होप ये सारी की सारी एथनिक कंपोजिशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। हमने ना ये वाली हेडिंग प्रॉपर डिस्कस कर ली है। अगली स्लाइड में हम करते हैं नेक्स्ट मेन हेडिंग को डिस्कस। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया। अब आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है, बस 2 मिनट आप मेरे साथ बने रहो। इन्फॉर्मेशन किस रिगार्डिंग है? इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नोट्स। आप जिस नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। मैं आपको जितने भी 10th के चैप्टर पढ़ा चुका हूँ या पढ़ाऊंगा इंक्लूडिंग दिस चैप्टर, इन आपकी टेक्स्ट बुक्स के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने ये सारे नोट्स बनाए हैं। मतलब आप कोई भी टेक्स्ट बुक्स उठा लो, चाहे वो जियोग्राफी की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, चाहे वो सिविक्स की हो, सभी चैप्टर के नोट्स हम स्लाइड बाय स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं और सीक्वेंस में डिस्कस कर रहे हैं जैसे इन बुक्स में आपको सारी हेडिंग मेंशन है। एग्जांपल के लिए मैं आपको किसी भी चैप्टर की एक स्लाइड दिखाता हूँ। मतलब ये वाली स्लाइड मैं एनिमेशन के साथ बढ़िया करवा चुका हूँ। अब ये स्लाइड करने के बाद इस स्लाइड में से जितने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कवर होते होंगे वो भी मैं नीचे नोट्स में डाल दूंगा। वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आती है, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मैं बढ़िया तरीके से नोट्स में डाल दूंगा। और इसी स्लाइड के जो लॉन्ग क्वेश्चन कवर होंगे वो भी लॉन्ग क्वेश्चन सारे मैं बीच में डाल दूंगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया है? मान लो एक स्लाइड कवर हो गई ना हमारी, तो हमें ना इकट्ठे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कोई भी बुक उठा लेते हैं, वहां पर ना सारे इकट्ठे क्वेश्चन दिए जाते हैं, वेरी शॉर्ट भी लॉन्ग भी। हम ना देख के डर सा जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर स्लाइड बाय स्लाइड जितने भी आपको क्वेश्चन कवर होते रहेंगे ना, आपको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। और सारा का सारा स्लाइड बाय स्लाइड हम टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में करेंगे, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक्स की कोई भी हेडिंग नहीं शुरू होती है। और आपने जैसे देख लिया है हर क्वेश्चन के नीचे ना मैंने हिंदी मेंशन कर दी है। भाई कई बार क्या होता है, हमें इंग्लिश का कोई वर्ड समझ नहीं आता, हम मोबाइल उठाते हैं उसका मीनिंग देखने के लिए, पर सोशल मीडिया को देखते हुए हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बढ़िया मेंशन कर दी है। ये कलरफुल नोट्स आपकी जिंदगी को कलरफुल बना देंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं ना, वो ऐसे आंख बंद करके कॉपी पेस्ट करके नहीं डाले, वो ना किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और लास्ट में मैंने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। मान लो पूरा चैप्टर पढ़ा, स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ा, तो आपको पता है एसएसटी में हो सकता है कुछ ना कुछ बाहर से आ जाए या आउट ऑफ सिलेबस ऐसा कुछ पूछने की कोशिश करे एग्जामिनर, तो वहां पर सारा आउट ऑफ सिलेबस वाला भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मेंशन है भाई। और सबसे बड़ा सवाल, आप इन नोट्स को कैसे ले सकते हो? तो उसका आंसर है डाउनलोड करके। कैसे डाउनलोड करोगे? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लिंक पे क्लिक करके आगे अपनी छोटी सी इंफॉर्मेशन देके आप इस नोट्स को बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको 101% सक्सेस मिलेगी। इसको पढ़ने के बाद आपको और कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई बहुत बातें होगी, चलो आगे चैप्टर करते हैं। बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अगली 2 जो मेन हेडिंग आपकी टेक्स्ट बुक्स में है, बेल्जियम
और श्रीलंका को लेके उसमें बेसिकली है क्या। हमने बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन अच्छे से देख ली और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन अच्छे से देख ली है, और हमें ये भी पता चल गया कि बेल्जियम में सबसे ज्यादा परसेंटेज के लोग कौन से हैं, फ्रेंच बोलने वाले, और सबसे कम कौन से हैं, डच स्पीकर है। फ्रेंच वाले हैं 80% और डच है 20%। और उधर श्रीलंका में ज्यादा बोलने वाले कौन से हैं, कौन सा ग्रुप है, सिन्हाला, और कम लैंग्वेज बोलने वाले तमिल स्पीकर। सिन्हाला की परसेंटेज है 74% और तमिल स्पीकर की है 18%। यहाँ तक तो हमें फुल फ्लैज अच्छी तरह समझ आ गया। आगे आने वाली जो दो मेन ये वाली हेडिंग्स है ना, इसमें हम बेसिकली देखेंगे यूज ऑफ पावर। इन स्लाइड्स में देखेंगे इन दोनों देशों में, चाहे वो बेल्जियम हो या श्रीलंका हो, उन्होंने अपनी पावर्स का लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया या इससे उलट अपनी पावर का उन्होंने मिस यूज किया। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा क्या, मैं अभी थोड़ा सा रिवील कर देता हूँ किसने पावर का सही यूज किया। तो बेसिकली आपने दूसरी ट्रिक यहाँ पर ये याद रखनी है, बेल्जियम की दिमाग की बेल जगी और उन्होंने पावर का सही यूज किया, लोगों की भलाई के लिए काम किए बेल्जियम सरकार ने, ऐसा भी बोल सकते हो। और श्रीलंका ने अपनी लंका लगा ली, मतलब बुरे काम करके लड़ाई झगड़े और भी बढ़ा लिए। ये सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। अब ये देखेंगे कि बेल्जियम का पावर शेयर करने का ऐसा कौन सा बढ़िया तरीका था जिससे समाज में रहने वाले सभी ग्रुप्स बढ़िया तरीके से रह गए, और श्रीलंका ने ऐसे कौन कौन से काम किए जिससे क्या हुआ, लड़ाई झगड़े बढ़े। ये सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं श्रीलंका के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में बेल्जियम ने कैसे पावर का यूज किया। तो श्रीलंका का तरीका है मेजोरिटेरियनिज्म। अभी ये सर क्या बोल दिया। तो अगली आपकी हेडिंग है जिसका नाम क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, बहुसंख्यकवाद। मेरे को पता आपको नहीं समझ आया, इसको ना मेजोरिटी से याद रख लो। हमें पता है ना श्रीलंका में सबसे ज्यादा बोलने वाले, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, सिन्हाला ग्रुप की। तो सिन्हाला ग्रुप में समाज में ना मेजोरिटी बना के अपनी सरकार बना ली थी। वो दूसरों को कुछ नहीं समझते थे। इस सोच को ही मेजोरिटेरियनिज्म की सोच बोलते हैं, मतलब दूसरे को नीचा दिखाना, बस अपने ही ग्रुप को बेस्ट मानना। तो बेसिकली मेजोरिटेरियनिज्म को समझने के लिए हमें इसको डीपली समझना पड़ेगा। हाँ भी ये कंसेप्ट है क्या। ये ना 5 नंबर का क्वेश्चन पैट आता है, एक्सप्लेन द मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो ये सारी लाइंस लिखोगे जो मैं डिस्कस करवाऊंगा आपको। तो टेक्स्ट बुक्स में इस पैरे की शुरुआत होती है इस लाइन से, श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस इन 1948। मतलब 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुआ, तब श्रीलंका में क्या हुआ, एन मेजोरिटी कम्युनिटी। मेजोरिटी कम्युनिटी कौन सी थी, मींस सिन्हाला ग्रुप डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट। इस लाइन का कहने का ये मतलब है, जब श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, तब जो मेजोरिटी वाली लैंग्वेज के लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट में अपना स्थान बनाया, मतलब उन्होंने सरकार बनाई। दो बातें समझ आ गई। फिर उन्होंने कौन सी सीरीज को अडॉप्ट किया, एंड सिन्हाला अडॉप्ट द सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। अब उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म इस सीरीज को अडॉप्ट किया। अब उन्होंने क्या क्या काम किया, इसे मैंने शुरुआत में बोला था, इसको भी बोल सकते हैं यूज ऑफ पावर। मतलब गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने अपनी पावर का क्या इस्तेमाल किया। तो सबसे पहला उन्होंने काम किया, एक एक्ट पास किया 1956 एक्ट, बड़ा मशहूर है ये इस चैप्टर के लिए। तो 1956 के एक्ट में उन्होंने क्या किया, अनाउंसमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला। उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को ही अनाउंसमेंट कर दिया। हाँ भी अब जो भी सरकारी काम होएगा वो सिन्हाला लैंग्वेज में ही होएगा। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में होएगा तो वो गवर्नमेंट का काम नहीं माना जाएगा। उन्होंने पहले तो ये बोल दिया। अब सारी ना नेगेटिव बातें ही करेंगे, क्यों, क्योंकि अब सिन्हाला ग्रुप अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करेगा एज कम्पेयर टू दूसरे जो तमिल स्पीकर थे। एक्ट के बारे में समझ आ गया 1956 का। अभी तक दो डेट आ गई, 1948 अब 1956। आगे क्या किया उन्होंने, सिन्हाला एप्लीकेंट हायर पोजीशन इन यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट जॉब एक्सेप्ट। जो भी सिन्हाला से पढ़ा होगा ना, जो भी सिन्हाला लैंग्वेज से पढ़ा होगा, उनको ही प्रेफर किया जाता था। गवर्नमेंट जॉब्स उनको मिलती थी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी थी, जॉब किसको प्रेफर की जाती थी, जो एप्लीकेंट था, जो एप्लीकेशन भरने वाला था, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता था, सिन्हाला। मतलब सभी तरफ सिन्हाला सिन्हाला ही बुलवाने चाहते थे वो लोग, सिन्हाला वाले। जो तमिल स्पीकर थे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आगे उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज्म। हमें पता है श्रीलंका में सबसे ज्यादा लोग थे सिन्हाला, जो कौन सा धर्म फॉलो करते थे, बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म वाले लोगों को ही प्रोटेक्शन दी समाज में। मान लो कोई क्राइम हो जाता है, कोई भी समाज में कोई चीज हो जाती है, तो बुद्ध धर्म के लोगों के साथ अगर होगा तो उनको तो पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। अगर हिंदू और मुस्लिम दूसरे तमिल सेक्शन से होगा उनके साथ, तो उनको लाइटली लिया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, अपनी ही कम्युनिटी को बेस्ट दिखाना। आगे इसका रिजल्ट भाई अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा, ऑब्वियसली बात है बुरा ही निकलेगा। अगर क्लास में टीचर सिर्फ एक बच्चे को ऊपर ही ध्यान दे, बाकी सभी बच्चों के
ध्यान ना दे तो क्लास में लड़ाई झगड़े का माहौल बनेगा। तो इसका पहला रिजल्ट ये निकल के आया, एलिनेशन अमंग तमिल्स। एलिनेशन का मतलब क्या होता है? अलगपन महसूस करना। तमिल वालों को ये लगने लग गया था, हाँ भी हम ना अलग ही कम्युनिटी के हैं, हम बड़ी माइनॉरिटी से है, हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है। बेचारे ना अपने आप को सोसाइटी से अलग ही समझने लग गए थे, डिफरेंट समझने लग गए थे। हाँ भी हमारे साथ जो भी बुरा होगा हमारे साथ ही बुरा होगा। दूसरी बात, तमिल फेल्ट दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इन इक्वल राइट्स। तमिल वालों को यह लगने लग गया था, हाँ भी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी है ना उनको डिनाई कर देती है, उनको भूल ही जाती है। जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनेगी सिर्फ और सिर्फ सिंघाला के लिए बनेगी, हमारे लिए कुछ नहीं है समाज में। तो लास्ट में यहाँ पर क्या हुई, एक सिविल वार हो गई। दो तरह की वार होती है, एक होती है वर्ल्ड वार और यहाँ पर सिविल वार हो गई। वर्ल्ड वार का मतलब क्या होता है? बहुत सारे देश आपस में लड़ाई करते हैं। सिविल वार क्या होता है? जब किसी देश के अंदर ही लड़ाई होती है, अंदर ही कम्युनिटीज के बीच लड़ाई होती है, उसको सिविल वार बोलते हैं। इसके बीच हो गई भाई सिंहाला और तमिल के बीच में। और जैसे आपको पता है लड़ाई झगड़े में तो लोग मरेंगे, तो लड़ाई में क्या हुआ, पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटी हैव बीन किल्ड। दोनों कम्युनिटी, चाहे वो सिंहाला कम्युनिटी हो चाहे वो तमिल कम्युनिटी हो, सिविल वार में बहुत सारे लोगों की जाने गई। तो ये था कंसेप्ट श्रीलंका की जो सीरीज उन्होंने अडॉप्ट की थी, मेजॉरिटेरियनिज्म। ये था श्रीलंका का पावर यूज करने का तरीका। बेल्जियम का तरीका देखते हैं, उन्होंने पावर कैसे यूज की। तो बेल्जियम का तरीका कौन सा है? अकोमोडेशन। इसके साथ साथ हम करते हैं एक नई हेडिंग को डिस्कस, जिसका नाम क्या रहने वाला है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेसिकली अकोमोडेशन का मतलब हिंदी में आप सर्च करोगे ना तो उसका मतलब होता है आवास। आवास का यहाँ पर मतलब ये निकल के आता है, बेल्जियम ने ऐसे पावर शेयर की वहां पर रहा जा सकता है। मतलब बेल्जियम ने कुछ अलग तरीका अपनाया, वो हम डिस्कस करेंगे। श्रीलंका की तरह उन्होंने बुरी तरह पावर शेयर नहीं की, श्रीलंका की तरह एक ही ग्रुप को उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए जो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं पहले ही लिख देता हूँ। बेल्जियम में दो तरह के लोग रहते थे, एक तो फ्रेंच स्पीकर और एक डच स्पीकर। तो इस पैरे की शुरुआत होती है आपके टेक्स्ट बुक्स में इस लाइन से, बेल्जियम लीडर टुक ए डिफरेंट पाथ। जो बेल्जियम लीडर थे ना उन्होंने अलग ही रास्ता अपनाया पावर को शेयर करने का। उन्होंने श्रीलंका की तरह बेवकूफी नहीं की, उन्होंने अच्छे तरीके से पावर को शेयर किया। वो कैसे, मैं आपको सारा बताऊंगा अभी। तो हम डिस्कस करते हैं बेल्जियम लीडर वर्क्स, उन्होंने क्या क्या काम किए जिससे पता चलता है हाँ भी अकोमोडेशन हो गई। वैसे बेसिकली अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? सभी को साथ में लेके चलना, सभी का ही भला सोचना। तो बेल्जियम में अकोमोडेशन थी। उन्होंने पहला काम क्या किया, अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम बिटवीन 1970 एंड 1993। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। अमेंड का मतलब क्या होता है? चेंज करना। जैसा समा आया उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे ही चेंज किया। याद रखना, जो सरकार ज्यादा से ज्यादा चेंज करती है रूल्स एंड रेगुलेशन, वो अपनी भलाई के लिए होती है। पहले राजे महाराजे होते थे ना, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं करने देते थे, जैसा चलता है वैसे चलने देते थे। पर बेल्जियम सरकार ने 4 टाइम अमेंड किया, 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। ये उन्होंने क्यों किया? इसका रीजन भी है, फॉर अनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर। वो लोग ये चाहते थे, बेल्जियम सरकार ये चाहती थी, हाँ भी सभी साथ साथ रहें, चाहे वो फ्रेंच है चाहे वो डच है, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग वाले ज्यादा है और डच वाले कम है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी साथ साथ रहें। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते ही रहेंगे शांति बनाए रखने के लिए। पहला काम उनका समझ आ गया। अगला उन्होंने क्या किया, गिव मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। हमें पता है आज के समय में भी सेंटर गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब पावर शेयर, पावर कोई मैजिकल पावर नहीं है, पावर क्या है? पॉलिटिकल पावर है। सेंटर गवर्नमेंट के पास अलग पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर होती है। ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है? ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। तो उन्होंने अगला काम क्या किया, ज्यादा पावर किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। अभी अगर कोई स्टेट में प्रॉब्लम है ना तो बार बार सेंटर वालों को फोन करके ना ये बोलेंगे हाँ भी हाँ सर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, क्या हम सोल्व कर लें? तो स्टेट गवर्नमेंट को फुल अथॉरिटी थी, वो अपनी प्रॉब्लम अपने लेवल के ऊपर बढ़िया तरीके से सोल्व कर सकते थे। इसमें आपने 2 बातें याद रखनी है, स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है अंडर होना। जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना वो सेंटर गवर्नमेंट की अंडर नहीं थी भाई। अगर स्टेट में कोई प्रॉब्लम है बार बार सेंटर वालों को पूछना नहीं पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट को फुल अथॉरिटी थी अपने लेवल के ऊपर प्रॉब्लम सोल्व कर सके, भाई कोई चक्कर नहीं है। ये सब कुछ करने का एम क्या था? टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पीपल इफेक्टिवली, ताकि इफेक्टिव तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। याद रखना, दोबारा से बोल देता हूँ, जितनी पावर शेयर होएगी उतनी ही लोगों का भला होएगा, जितनी पावर कम शेयर होएगी उतनी ही लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 2 बातें समझ आ गई। आगे डिस्कस करते हैं उन्होंने क्या किया, इक्वल मिनिस्टर फॉर बोथ ग्रुप। तो इक्वल मिनिस्टर कर दिए, हाँ भी किसी भी ग्रुप में लड़ाई झगड़ा ना हो। ऐसे ना हो कि डच वाले बोले हाँ भी हमारे मिनिस्टर कम है, फ्रेंच वाले बोले हाँ भी हमारे मिनिस्टर कम है। दोनों के मिनिस्टर्स इक्वल लेवल पे कर दिए ताकि दोनों में सिमिलरिटी
सिमिलैरिटी बनी रहे और दोनों ग्रुप्स में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। जब भी इक्वालिटी की बात आती है ना तो लड़ाई झगड़े कम होते हैं, इसलिए बेल्जियम सरकार की दिमाग की बेल बजी थी, उन्होंने सही काम किए थे। आई होप ये तीनों के तीनों काम आपको अच्छी तरह समझ आ गए। अगला उन्होंने क्या किया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट काम है अगला उनका, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। समझो इस बात को, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी और उस समय स्टेट गवर्नमेंट भी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी बेल्जियम को चलाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट को चलाती थी। उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई, जिसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से ले ली और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट से लेके एक नई टाइप की गवर्नमेंट बनाई, जिसका नाम क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इसका काम क्या था कम्युनिटी गवर्नमेंट का, सॉल्व कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज ऑफ बोथ ग्रुप। तो उन्होंने क्या कर दिया, पावर को और डिवाइड कर दिया। और कैसे डिवाइड कर दिया, तीसरी टाइप की गवर्नमेंट बना दी जो लोगों की प्रॉब्लम नीचे लेवल के ऊपर सॉल्व करती थी, जिसमें लैंग्वेज के रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वहां पर जाएगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट में सॉल्व कर देगी। किसी को कल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई इशू आ गया या कोई लड़ाई झगड़े है उसकी सॉल्व कर देगी, या एजुकेशन पॉलिसीज के रिलेटेड किसी को भी डाउट है तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट जाके सॉल्व करवा सकता था रूट लेवल के ऊपर। मतलब उन्होंने पावर को बढ़िया तरीके से शेयर कर दिया था। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो फुल फ्लैश आएगा, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो सारी हेडिंग्स बना के बढ़िया तरीके से लिख दोगे। वैसे भी आपको नोट्स में बनी बनाई खीर बनेगी, इतना बढ़िया कंसेप्ट डाले ना मैंने नोट्स में, आपको कोई भी और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये फुल फ्लैश स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो आगे हम चैप्टर में चलते हैं, एक नई मेन हेडिंग को डिस्कस करते हैं जिसका नाम क्या है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पूछना ये चाहता है इस वाले पैरे में, इस वाली मेन हेडिंग में, कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। इससे पहले ना आपकी टेक्स्ट बुक्स में बताया गया है, भाई हमने रीड कर लिया है बेल्जियम ने पावर को कैसे शेयर किया और श्रीलंका ने कैसे शेयर किया। बेल्जियम में क्या किया था, बेल्जियम ने लोगों की भलाई के लिए पावर शेयर की थी, बेल्जियम ने लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पॉलिटिकल पावर शेयर की थी। और दूसरी तरफ श्रीलंका ने बुरे तरीके से पावर शेयर की थी, तो वहां पर लड़ाई झगड़े का माहौल देखने को मिलता है, यहाँ तक कि वहां पर सिविल वॉर भी हो गई। तो इन दोनों स्टोरियों में हमें ये समझ आया, हाँ भी पावर शेयरिंग होनी जरूरी है। अब पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, मैं ना आपको एक बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। मान लो ये हमारा घर है, घर में हम 4 मेंबर्स हैं, मम्मी पापा भाई बहन। पावर शेयरिंग को एग्जांपल लेते हैं एज ए मोबाइल फोन। आजकल हर घर में ना मोबाइल फोन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस घर में ना एक ही मोबाइल फोन है, कोई भी पावर शेयर नहीं है, सारा का सारा काम एक ही फोन से करना है भाई आपने। तो मम्मी भी उसी फोन को यूज करेगी, पापा भी उसी फोन को यूज करेंगे, भाई बहन भी इसी फोन को यूज करेंगे। भाई बहन के स्कूल का काम आता है वो भी फोन यूज करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस है वो भी फोन यूज करेंगे, पापा को ऑफिस से कॉल आ रही है तो वो भी फोन का यूज करेंगे, और मम्मी ने कोई रेसिपी देखनी है यूट्यूब पे वो भी फोन का यूज करेगी। अब पावर शेयर नहीं ना कि एक ही फोन है, इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। क्यों? क्योंकि हफड़ा दफड़ी मच जाएगी, सभी ने एक ही चीज को यूज करना है, सभी ने एक ही जगह से काम करवाना है। इससे उलट अगर सभी के पास फोन होंगे तो सभी अपना अपना काम हर लेवल के ऊपर कर सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में बताया गया है कि पॉलिटिकल पावर जितने पार्ट्स में शेयर होएगी उतनी ही लोगों की भलाई के लिए काम होंगे। आई होप थोड़ा सा बेसिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आप फोकस करते हैं इस हेडिंग के जिसका नाम क्या है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। ऐसे हर चीज का रीजन होता है, इसके भी 2 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन और उसके बाद है मोरल रीजन। पावर शेयरिंग करने के 2 रीजन है क्यों पावर शेयर की जाती है। जितना मर्जी मैं आपको इस हेडिंग के बारे में बता दूं, आपको नहीं समझ आएगी जब तक मैं इसके पॉइंट्स ना बोलूंगा। बेसिकली प्रूडेंशियल का हिंदी में मतलब क्या होता है, समझदारी वाले कारण, और मोरल रीजन का मतलब क्या होता है, नैतिक कारण। तो आइए एक एक करके इनके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो प्रूडेंशियल रीजन है उसका फर्स्ट पॉइंट है हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। प्रूडेंशियल रीजन का फर्स्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग हेल्प करती है रिड्यूस करने में, रिड्यूस का मतलब होता है कम करने में, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, और सोशल ग्रुप समाज में रहने वाले जितने भी एथनिक कंपोजिशन के लोग रहते हैं अगर उनमें लड़ाई होगी तो पावर शेयरिंग के जरिए उनकी लड़ाई को सोल्व किया जा सकता है। अगर पावर ही नहीं होगी तो लोग जाएंगे कहाँ पर, अपनी फरियाद कहाँ पर लेके जाएंगे, अपनी रिक्वेस्ट कहाँ पर लेके जाएंगे। राजे महाराजे तो सुनते ही नहीं थे। सोशल ग्रुप्स में अगर लड़ाई झगड़े कम करने हैं तो उसके लिए कौन सा रीजन फॉलो करना पड़ेगा, प्रूडेंशियल रीजन का, मतलब समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मोरल रीजन का फर्स्ट पॉइंट है बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर पावर शेयर करनी है तो ये बेसिक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, मतलब डेमोक्रेसी होएगी तभी पावर शेयरिंग होएगी। डेमोक्रेसी नहीं होएगी तब राजे महाराजे का राज होएगा, वो अपनी पावर को, वो अपनी पॉलिटिकल पावर को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि राजे महाराजे
महाराजों का ये सोचना है पावर शेयर कर दी तो अपनी ही पावर कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप पॉइंट्स को पढ़ोगे ना वैसे वैसे आपको हेडिंग्स अच्छी तरह समझ आती रहेंगी। प्रूडेंशियल रीजन का दूसरा पॉइंट है दीज आर केयरफुली कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। ये वाली जो पावर शेयरिंग की टाइप है प्रूडेंशियल रीजन वाली, इसमें ना केयरफुली कैलकुलेट किया जाता है हाँ भी पावर शेयर कितनी करनी चाहिए, कितने पार्ट्स बनाने चाहिए, मतलब कैलकुलेशन की बेस होता है। अगर मैंने पावर शेयर करनी ना तो वो केयरफुली कैलकुलेशन के ऊपर बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 बेटे हैं, ऐसे नहीं है कि किसी को कम पावर शेयर कर दूं किसी को ज्यादा पावर शेयर कर दूं बाद में लड़ाई झगड़े हो, तो मैं केयरफुली कैलकुलेट करूंगा वो कौन से रीजन में पावर शेयरिंग आती है, प्रूडेंशियल में। इसीलिए इसका हिंदी में मतलब है समझदारी से जो पावर शेयर की जाए। अब ऐसे मत बोलना हाँ भाई मॉरल वैल्यूज में कोई भी समझदारी से काम नहीं होता, नहीं, ये दोनों अलग अलग है, बस आपने ये समझना, डाउट नहीं रखना। मोरल रीजन का सेकंड पॉइंट क्या है, बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार, ये मोरल सोच विचार के ऊपर बेस्ड होती है ये वाली पावर शेयरिंग। उसके बाद करते हैं डिस्कस प्रूडेंशियल रीजन का थर्ड पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ माइनॉरिटीज एंड वुमेन्स। जब भी किसी भी पावर शेयरिंग में किसी भी समाज में किसी भी जगह पर रिजर्वेशन की जाती है, आजकल आपको पता है रिजर्वेशन हर चीज में होता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वुमेन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए जिनकी समाज में संख्या कम होती है। जब भी रिजर्वेशन की बात आई ना तो आपके दिमाग में प्रूडेंशियल रीजन आना चाहिए, मतलब समझदारी करते हुए इसने रिजर्वेशन की स्थापना की, तो ये किस में आता है, प्रूडेंशियल रीजन में। अब मोरल रीजन का लास्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज एग्जाम्पल ऑफ मोरल रीजन। सबसे बड़ा सवाल हाँ भाई डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैसे मैंने करवाया हुआ है पर मैंने बताया नहीं, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया को चलाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट को चलाती है। जब पावर लोगों की सुख सुविधा के लिए, लोगों की प्रॉब्लम के लिए और शेयर की जाती है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ पावर ले ली और स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ पावर ले ली, तो एक तीसरी टाइप की गवर्नमेंट बनाई जाती है थर्ड लेवल की, उसको बोला जाता है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना। हमारे इंडिया में एग्जांपल कौन सी है, पंचायती राज, वो आगे डिस्कस करेंगे। मतलब किसी को गांव में कोई प्रॉब्लम है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने सरपंच से भी सोल्व करवा सकते हैं वो प्रॉब्लम। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लोगों की रूट लेवल के ऊपर प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जब पावर को बड़ा ज्यादा शेयर किया जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन किसकी एग्जाम्पल है, मोरल रीजन। वैसे भी आपको नोट्स में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई और बुक उठाने की जरूरत नहीं है। ये तीनों के तीनों पॉइंट समझ आ गए। जो प्रूडेंशियल रीजन का मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया ना रिजर्वेशन वाला, वहां पर एक बात नोट करनी है आपने, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब बताना भूल गया था। अगर मैंने इलेक्शन लड़ने है ना, जिस जगह से खड़ा हुआ ना उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। उस एरिया को जहां से मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अगला कंसेप्ट है हाँ भी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसी जगह जो किसी भी वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व करके रखी जाती है। हाँ भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस वीकर सेक्शन का ही बंदा खड़ा होगा और कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में, रिजर्व्ड फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसमें कोई भी वीकर सेक्शन हो सकता है, जो किसी भी सोसाइटी का वीकर सेक्शन होता है उसके लिए रिजर्वेशन रखी होती है, इसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पावर शेयरिंग के 2 रीजन आपको अच्छी तरह समझ आ गए। अब बेसिकली यहाँ पर ना हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। जैसे मैंने बोला था ना, फर्स्ट पार्ट में हम बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ हमें इस दोनों स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है, तो वो भी बता दिया मैंने। अब अगले सेकंड और लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि आज के समय में पावर कैसे शेयर होती है इंडिया में, तो उसको डिस्कस करते हैं एक नई मेन हेडिंग के साथ, जिसका नाम क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये वाली हेडिंग जो है बेसिकली लास्ट अप की मेन हेडिंग है। इसके बाहर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, एमसीक्यूज हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, आप टेंशन फ्री होके मेरी वीडियो और नोट्स को रीड करके चले जाना, आपको 101% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा अगर इसी चैप्टर में से आएगा। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी लास्ट वाली मेन हेडिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इससे पहले हमने जितना भी किया है सारा का सारा सीक्वेंस में डिस्कस किया जैसे आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हेडिंग का ये मतलब है कि हमारी इंडिया की मॉडर्न डेमोक्रेसी में कैसे पावर को शेयर किया जाता है, ये सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस स्लाइड में ना हम 4 सब हेडिंग को डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे मैं डिस्कस करवाऊंगा वैसे वैसे आपको कंसेप्ट बढ़िया डीपली समझ आता रहेगा। तो सबसे पहली हेडिंग है जिसका नाम क्या है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो ऑर्गन से मिलके बनी है। जैसे हमारी बॉडी अलग अलग ऑर्गन से मिलके बनी है, हमारी आईज होती है, नोज होता है, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनी है। तो वो
सारा का सारा डिस्कस करेंगे इस हेडिंग में। इस हेडिंग का दूसरा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। या तो आ जाए आपको एग्जाम में हाँ भी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, या एग्जाम में आ जाए आपको कौन कौन से ऑर्गन्स में पावर डिवाइड है, तो आपने सेम ही लिखना है। तो बेसिकली देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, या दूसरे शब्दों में 3 ऑर्गन्स इन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। सबसे पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, उसके बाद है एग्जीक्यूटिव और उसके बाद है जुडिशरी। इसको समझाता हूँ हाँ भी कौन से ऑर्गन का क्या काम है। जो लेजिस्लेचर होता है ना, वहाँ पर हमारे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है, वहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो लेजिस्लेचर ने बना दिए लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, मतलब लोगों के ऊपर लागू किए जाएंगे। तो इसका काम क्या होता है, एग्जीक्यूट लॉस, जो लॉस को इम्प्लीमेंट करना, लोगों को बताना हाँ भी लॉ बन चुके हैं। और लास्ट वन इज जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है, अगर वो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन कोई नहीं मानता तो उसको सजा देती है। गिव पनिशमेंट टू रूल ब्रेकर, मतलब जो रूल्स ब्रेक करता है उसको सजा देती है। तो ये कौन सी पावर शेयरिंग की टाइप है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जहां पर एक ऑर्गन रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा, दूसरा ऑर्गन क्या करेगा, जो बना हुआ रूल्स है लोगों को तक पहुंचाएगा, बताएगा, इंप्लीमेंट करेगा। एंड लास्ट ऑर्गन जो है जो रूल तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ हाँ भी लेजिस्लेचर में कौन होता है, एग्जीक्यूटिव में कौन होता है और जुडिशरी में कौन होता है। लेजिस्लेचर में हमारी पार्लियामेंट होती है जहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। एग्जीक्यूटिव में सारे हमारे पीएम भी आ जाएंगे, सीएम भी आ जाएंगे और सारे के सारे हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाएंगे, जैसे आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भी बहुत सारी कोर्ट्स होती है। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ऊपर ऊपर से आपने देखना इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब जो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है या हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग सिस्टम है, उसमें कुछ बातें आपने नोट रखनी है। पहली बात नोट रखनी है, ईच ऑर्गन हैज इट्स ओन पावर। जो हर ऑर्गन है, तीनों के तीनों ऑर्गन में अपनी अपनी पावर है। पहले क्या होता था, राजे महाराजे का राज होता था, वही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, वही इम्प्लीमेंट करते थे, वही सजा देते थे, मतलब जो राजे के मन में आया वही करेगा। नहीं, पर आज के समय में रूल्स एंड रेगुलेशन अलग कोई ऑर्गन बनाता है, इम्प्लीमेंट कोई अलग ऑर्गन करता है और सजा कोई अलग ऑर्गन देता है। तो ये सारा का सारा तीनों अलग अलग है, ताकि किसी एक बंदे के पास पावर ना हो भाई, सीधा सा मतलब है इसका। पहली जो नोट करनी थी बात समझ आ गई। दूसरी नोट करने वाली बात क्या है, आल्सो चेक द पावर ऑफ अदर्स, या ब्रैकेट में लिख दो चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अब समझो इस बात को, समाज में अगर कोई राजा राज कर रहा है तो उसको कोई भी चेक करने वाला नहीं है, जो उसको पसंद होएगा वही उसने करना है। पर यहाँ पर जैसे ही ऑर्गन डिवाइड होते हैं पावर शेयरिंग में, जैसे सबसे मेन है जुडिशरी जो सजा देने वाली है। चाहे हमारे मिनिस्टर्स ने भी रूल बनाया ना, वही रूल को फॉलो ना करेंगे ना, तो जुडिशरी उनको भी सजा देगी। तो समाज में सभी को बराबरी का हक कौन देती है, जुडिशरी। अगर जुडिशरी होएगी तो सभी को डर होएगा, तो समाज में चेक और बैलेंस की स्थिति बनी रहेगी, मतलब एक दूसरे को चेक करना और समाज में बैलेंस बनाए रखना। वो कौन से सिस्टम में होती है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग सिस्टम में चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। 2 पॉइंट समझ आ गए। अगला पॉइंट है, नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। कोई भी ऑर्गन है ना, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, किसी के पास फुल फ्लेज पावर नहीं होती। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाला अलग होएगा, इम्प्लीमेंट करवाने वाला अलग होएगा, सजा देने वाला अलग होएगा। अगर एक ही बंदे के पास पावर आ गई तो वो तो डिक्टेटरशिप हो गई। पर हम डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, हर एक ऑर्गन्स में बटी हुई है, ताकि समाज में बैलेंस बना रहे। ये तो थी हमारे ऑर्गन्स की पावर या हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसमें क्वेश्चन क्या बन के आता है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में पूछ लेंगे हाँ भी कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन है, ये तीनों के नाम लिखोगे। और नोट वाली बातें, चेक एंड बैलेंस सिस्टम किसको बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को। बस जो मैंने बता दिया आपने वही याद रखना है, बाकी नोट्स में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आई होप हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद करते हैं सेकंड हेडिंग को डिस्कस, जिसका नाम क्या है, पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, या इसको बोल दो वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब समझो इस बात को, यहाँ पर ना लेवल्स की बात हो रही है। लेवल का मतलब क्या होता है, जब आप वीडियो गेम खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, सबसे पहले आसान लेवल आता है, फिर थोड़ा सा मॉडरेट आता है, फिर टफ आता है। मतलब पहले आसान था, दूसरा फिर मॉडरेट था, और लास्ट वन इज वेरी टफेस्ट, मतलब हाईएस्ट लेवल था। तो वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले आपने एक लाइन याद रखनी है, सेपरेट गवर्नमेंट एट सेपरेट लेवल। इसको समझाता हूँ, इसको होल्ड में रखो, पहले इसकी एग्जांपल देख लो। हाँ भी वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। सबसे ऊपर होती है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। उसके बाद बारी आती है स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। उसके बाद बात आती है लास्ट वन लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट है ना, ये गाँव में बनती है, जैसे
जैसे सरपंची के इलेक्शंस होते हैं, सरपंच होता है, ग्राम पंचायत होती है। आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे। लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है? ताकि लोगों की प्रॉब्लम को स्पीडली सॉल्व किया जा सके। जैसे न्याय लेना है किसी गाँव के बंदे ने, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत है भाई, वो उसका सरपंच ही सॉल्व कर देगा। लोकल गवर्नमेंट समझ आ गया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, हर स्टेट का अपना अपना सीएम होता है, हर स्टेट की अपनी अपनी जुडिशरी होती है, उसके अकॉर्डिंग भी लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। और लास्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी की पूरी इंडिया को चलाती है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें ना याद रखना, इसमें ना पावर कम ज्यादा होती रहती है। अगर नीचे से देखें तो पावर कम होती है, अगर ऊपर से देखें तो पावर सबसे ज्यादा होती है। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी पावर थोड़ी सी कम होगी स्टेट से, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर किससे कम होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सबसे ज्यादा पावरफुल होगी, जो इंडिया को चलाती है। जो मैंने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई है ऊपर से लेके नीचे तक, इसको बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जब किसी भी गवर्नमेंट के 2 और मोर लेवल होते हैं, जब भी लोगों की सुख सुविधा के लिए सरकार के बहुत सारे लेवल्स हों, उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगला चैप्टर जो आपका फेडरलिज्म है ना, वो भी बढ़िया तरीके से मैंने डिस्कस करवा दिया। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर की पूरी लेंथी डिटेल है, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ गया और वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ आ गया। अब बातें कुछ नोट रखनी है, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में नोट रखी थी। पहली नोट करने वाली बात क्या है? पावर इन्वॉल्व हायर टू लोअर। यहाँ पर पावर जो इन्वॉल्व होती है ना, वो हायर से लेके लोअर तक होती है। मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद सबसे नीचे वाली पावर कौन सी है? लोकल गवर्नमेंट, जो सबसे लोएस्ट पावर होती है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर लोअर लेवल गवर्नमेंट वर्क अंडर हायर लेवल गवर्नमेंट। जो लोअर लेवल होता है ना गवर्नमेंट का, वो हायर लेवल के अंडर काम करता है। जैसे लोकल गवर्नमेंट किसके अंडर काम करेगी भाई? स्टेट गवर्नमेंट के। और स्टेट गवर्नमेंट किसके अंडर काम करेगी? यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। अंडर का मतलब यहाँ पर नेगेटिव मतलब ले लेना। हाँ, अभी कोई सरकार किसी के अंडर काम कर रही है, वो तो डिक्टेटरशिप होगी। अंडर का मतलब उसकी गाइडेंस के अंडर काम करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। आई होप ये वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया। क्वेश्चन कैसे आएगा? हाँ भी, वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से लेवल होते हैं, तो तीनों लेवल के नाम लिख दोगे। या पूछ सकते हैं डिफरेंट बिटवीन वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन या हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी सारा कुछ आपको नोट्स में बढ़िया मिल जाएगा, आपको और भी कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड मेन हेडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट, जिसका नाम क्या है? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब पावर को शेयर किया जाता है, पॉलिटिकल पावर को शेयर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। किसमें? सोशल ग्रुप्स में। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, और ग्रुप का मतलब होता है समाज में रहने वाले लोग। समाज में रहने वाले लोगों में कैसे पावर को शेयर किया जाता है सरकार की तरफ से, वो सारा का सारा हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस स्लाइड का ना एक ही कीवर्ड है, जिसका नाम क्या है? रिजर्वेशन। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से पहले रिजर्वेशन को समझते हैं अभी होता क्या है, फिर आगे आपको ये सारी की सारी बातें अच्छी तरह समझ आएंगी जो मैं डिस्कस करवाऊंगा। बेसिकली रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? मान लो ये एक देश है, कोई भी सोसाइटी है, मेरे को पता है ये टेबल है, बस आपने 2 मिनट के लिए ये मानना है ये कोई टेबल नहीं है, ये कोई भी देश है, सोसाइटी है। उस देश में ना सबसे ज्यादा लोग रहते हैं हिंदू लोग, जिनकी संख्या है 99%, और सबसे कम लोग रहते हैं इस देश में मुस्लिम लोग, जिसकी संख्या क्या है? 1%। यहाँ तक समझ आ गया। अब सोसाइटी में मेजोरिटी किसकी है? हिंदुओं की, और माइनॉरिटी किसकी है? मुस्लिम की। मतलब कम संख्या किसकी है? मुसलमानों की, और ज्यादा संख्या किसकी है? हिंदुओं की। अब फंडा ये है कि यहाँ पर ना 5 लोगों को बैठने की जगह है, और यहाँ पर एक ही टेबल है, ये भी आपने दिमाग में रखना है। जैसे कोई 5 लोग उठते हैं तो होटल का गेट दोबारा खोला जाता है, और फिर 5 लोग यहाँ पर खाना खाने को आते हैं, और बाहर होटल में बड़ी सारी भीड़ लगी है खाना खाने के लिए। अब स्टोरी को करते हैं शुरू। जैसे पुराने लोग खाना खा के एग्जिट ली उन्होंने, तो गेट दोबारा खोला गया 5 लोगों की एंट्री के लिए। अब समाज में हिंदू लोग ज्यादा है, तो धक्का मुक्की में कौन से लोग आगे होंगे? हिंदू लोग ही यहाँ पर 5 के 5 बैठ के खाना खाएंगे। फिर ऐसे 2-3 बार हुआ, ये हिंदू लोग खा के चले गए, फिर बाहर चले गए, फिर दोबारा से गेट खोला गया, फिर 5 लोग कौन आ गए? हिंदू ही आ गए, क्योंकि समाज में सोसाइटी में हिंदू लोग की संख्या ज्यादा है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? मुसलमानों और हिंदुओं में आपस में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को लगेगा हाँ भी हमारे लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, हमको तो सरकार देख ही नहीं रही है, सारा खाना कौन खा रहे हैं? हिंदू लोग ही खा रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया? एक रिजर्वेशन लेके आई, जिसमें क्या होगा? एक सीट मुस्लिम लोगों के लिए फिक्स कर दी, हाँ भी रिजर्व कर दी, यहाँ पर मुस्लिम ही बैठेगा। तो जैसे गेट खोलेगा एक सीट रिजर्व है, चाहे जितनी मर्जी धक्का मुक्की करे, यहाँ पर एक सीट पे कौन बैठेगा? मुस्लिम ही खाने को बैठेगा। इसको बोला जाता है रिजर्वेशन। फिक्स कर दी, हाँ भी माइनॉरिटीज के लिए, जिनकी संख्या समाज में कम होती है, उनके लिए रिजर्वेशन सरकार करती है, ताकि सोसाइटी में, ताकि समाज में शांति बनी रहे।
तो यहाँ पर एक सीट फिक्स कर दी। अब मुसलमानों को कोई टेंशन नहीं है, अभी जो मर्जी आ जाए, हमारा एक बंदा यहाँ पर तो बैठेगा। तो इसको तो बोलते हैं रिजर्वेशन। अब आगे बात करते हैं कंसेप्ट की। इस कंसेप्ट में आपने दो बातें याद रखनी है, यहाँ पर भी दो आ गया। पहली बात ये याद रखनी है, इन मल्टी एथनिक सोसाइटी लाइक इंडिया, पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ रिलीजन, लिंग्विस्टिक, वीकर सेक्शन और वुमेन्स। मल्टी एथनिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा धर्मों के लोग रहते हैं, वहां पर पावर शेयर की जाती है किसकी फॉर्म में, रिजर्वेशन की फॉर्म में। रिजर्वेशन अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया। रिजर्वेशन सोसाइटी में किसके लिए की जाती है, जिनकी संख्या कम होती है। जैसे है ना यहाँ पर माइनॉरिटी किस में हो सकती है, रिलीजियस में भी माइनॉरिटीज हो सकती है। किसी धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं किसी सोसाइटी में, किसी लोग के कम रहते हैं, जो कम रहते हैं उनके लिए रिजर्वेशन कर दो भाई। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज जो बोलते हैं। कोई धर्म के लोग कोई अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ कम लैंग्वेज बोलते हैं, कम लैंग्वेज बोलने वालों के लिए रिजर्वेशन रख दो भाई। वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन तो नाम से पता चल जाता है, जिनकी संख्या समाज में कम है उनके लिए रिजर्वेशन रख दो भाई। और वुमेन्स के लिए, वो वुमेन्स अगर समाज में बढ़िया तरीके से सर उठा के चलना चलती है तो उनके लिए रिजर्वेशन रख दो। आजकल रिजर्वेशन हर जगह इंडिया में देखने को मिलता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन रख दिया माइनॉरिटीज के लिए, बसेस में रिजर्वेशन, रिजर्व सीट्स रखी जाती है माइनॉरिटीज के लिए, हैंडीकैप्स के लिए, वुमेन्स के लिए, और भी बहुत जगह पर रिजर्वेशन रखी जाती है ताकि सोसाइटी में लड़ाई झगड़े ना हो। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ रिजर्वेशन, टू रन द सोसाइटी स्मूथली, गवर्नमेंट रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, इसीलिए रिजर्वेशन को रखा जाता है। ये वाला पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, रिजर्वेशन का रिजल्ट क्या निकलता है। बाय रिजर्वेशन माइनॉरिटीज कम्युनिटी ऑफ एनी सोसाइटी गेट ए फेयर शेयर इन द सोसाइटी। रिजर्वेशन के मिलते ही एक फेयर शेयर मिल जाता है सोसाइटी में माइनॉरिटीज को। जैसे फेयर का मतलब क्या है, कोई चीटिंग ना हो। जैसे यहाँ पर टेबल पे एक मुस्लिम की फिक्स कर दी थी ना, तो उसके लिए फेयर हो गया, उसको कोई टेंशन नहीं। रिजर्वेशन रखने से क्या होगा, मुस्लिम कम्युनिटी को ये हौसला हो गया, हाँ भी हमारी सीट एक रिजर्व करके रखी है सरकार ने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसीलिए समाज में रिजर्वेशन या पावर शेयर की जाती है सोशल ग्रुप्स में, ताकि सोशल ग्रुप्स में लड़ाई झगड़े ना हो। आई होप ये सारी की सारी स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की और इस कंसेप्ट की लास्ट मेन हेडिंग, उसके बाद हम चैप्टर को करेंगे फिनिश। तो उस फोर्थ हेडिंग का नाम क्या है, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। जो आज के समय में डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में भी किया जाता है। वो कैसे, मैं आपको पूरा का पूरा इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टी और जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है। आज के समय में डेमोक्रेसी में क्या है, कोई राजा महाराजा नहीं होता, सारी की सारी पावर किस में होती है, पॉलिटिकल पार्टीज में ही होती है। अब पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन सी पार्टीज होती है, एक तो रूलिंग पार्टी होती है और एक ऑपोजिशन पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, जो इलेक्शन जीत चुकी होती है, सरकार बना चुकी होती है, जो क्या है लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। ऑपोजिशन पार्टी अगले इलेक्शन तक क्या करती है, जैसे सास अपनी बहू की गलतियां नहीं निकालती, वैसे ही वो रूलिंग पार्टी की गलतियां नोट करके रखती है। जब भी इलेक्शन नहीं आते हैं 5 साल बाद, तो वो लोगों को याद करवाती है, हाँ भाई इन्होंने तो ये वादे किए थे, इन्होंने पूरे नहीं किए, इस बार हमें वोट डालो। पॉलिटिकल पार्टी के इस अरेंजमेंट में दो पार्टीज होती है, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी। जो रूलिंग पार्टी है, जो ऑपोजिशन पार्टी है, ये कैसे बनती है, बाय चॉइस ऑफ वोटर। तो ये ऑपोजिशन पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, किसकी वजह से बनती है, बाय द चॉइस ऑफ पीपल। जिसको लोग पसंद करेंगे, जिसको लोग चूज करेंगे, वही पार्टी क्या बनती है, रूलिंग पार्टी। पावर शेयरिंग का ये वाला अरेंजमेंट डेमोक्रेसी के आने से राजे की बजाय पॉलिटिकल पार्टीज में पावर सारी की सारी शेयर हो चुकी है। जिसका बेनिफिट क्या निकल के आया है, पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। जो पावर है भाई एक हाथ में नहीं रहती। पहले क्या होता था, राजा आ गया, फिर उसका बेटा आ गया, फिर राजे का बेटे का बेटा आ गया, तो पावर एक ही हाथों में रहती थी, एक ही फैमिली के हाथों में रहती थी। आजकल क्या है, जिसको लोग पसंद करते हैं भाई उसको ही वोट देते हैं और उसके हाथ में ही पावर आती है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ऐसा नहीं कि बीजेपी एक बार जीत गई तो सारी उम्र बीजेपी राज करेगी। राज कौन करेगा, 5 सालों के लिए जो लोगों की चॉइस होएगा। आई होप आपको रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी और ये बेनिफिट वाली बात अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं इसमें पॉलिटिकल पार्टी में ना एक कोलिशन गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट आपके पिछली बार एग्जाम में आया था, इसको ध्यान से समझो। कोलिशन गवर्नमेंट होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। एंड सेवरल पार्टी ज्वाइन हैंड इन द एब्सेंस ऑफ मेजोरिटी। जब बहुत सारी पार्टीज आपस में हाथ मिला लेती है, बहुत सारी पार्टीज से मिलके एक सरकार बनती है। जब मेजोरिटी की एब्सेंट हो, मतलब किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले,
तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो पावर ऐसे भी शेयर होती है अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। पॉलिटिकल पार्टी में हमने रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, बेनिफिट वाली बात और लास्ट में ये कोलिशन गवर्नमेंट वाली बात अच्छी तरह आपने याद रखनी है। आगे हम डिस्कस करते हैं प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के बारे में, इकट्ठा ही डिस्कस करते हैं। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो सरकार के बुरे नियम, अगर उन लोगों को लगता है हाँ भी सरकार ने हमारे लिए बुरे नियम बनाए हैं, तो लोग इकट्ठे होकर धरने लगाते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसको ही प्रेशर ग्रुप बोला जाता है। और प्रेशर ग्रुप्स क्या लेके आते हैं? मूवमेंट्स लेके आते हैं बहुत सारी, ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे। तो इसलिए प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट का इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में आपने ये याद रखना है, आल्सो रिमेन एक्टिव इन डेमोक्रेसी और पावर शेयरिंग। जो प्रेशर ग्रुप का कॉन्सेप्ट है या मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी में या पावर शेयरिंग में ये भी एक्टिव होता है। पहले क्या होता था, राजे महाराजे ने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन पास कर दिया, उसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। अगर कोई भी उसके खिलाफ बोलता था, उस राजा क्या करता था, उसको मरवा देता था। पर आजकल पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट लोगों के पास भी है। वो कैसे है? लोग इकट्ठे होके क्या करते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं ताकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करे या नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए। इसीलिए इस चैप्टर में बताया गया कि पावर एक हाथ में नहीं है, डेमोक्रेसी के आने से पावर बहुत सारे हाथों में है, जो हमने पीछे सारे डिस्कस कर लिए। प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट में आपने अगली बात ये याद रखनी है कि प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय देयर मूवमेंट्स। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, सरकार के बनाए हुए डिसीजंस होते हैं या डिसीजन लेने हैं, उसके ऊपर बड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव डालती है। किसके द्वारा? अपनी अपनी मूवमेंट्स लेके। जैसे ना इसकी एग्जांपल हम किसान आंदोलन से ले लेते हैं। जैसे मोदी जी ने किसानों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पास किए थे और किसानों को ऐसा लगता था हाँ भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे खिलाफ है, तो उन्होंने क्या किया, धरने लगा के वो रूल्स एंड रेगुलेशन वापस ले लिए थे। कुछ ऐसा ही ग्रुप होता है प्रेशर ग्रुप्स, जो अपनी बातों को मनवाने के लिए मूवमेंट्स लेके आता है टाइम टू टाइम। लास्ट बात आपने प्रेशर ग्रुप्स के बारे में ये याद रखनी है कि प्रेशर ग्रुप्स पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट इन पीसफुल मेथड। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ऐसे नहीं है कि वो लोग दंगे करना शुरू कर देते हैं, यहाँ भी तोड़फाड़ करना शुरू कर देते हैं। अगर तोड़फाड़ करना शुरू कर देते हैं तो सरकार के पास पूरा का पूरा हक है उस ग्रुप को जेल में डालने का। पर क्या होता है, ये वाले जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कोई भी प्रेशर ग्रुप्स, वो शांतिमय तरीके से सरकार से अपनी बातों को मनवाने में विश्वास रखते हैं। वो लोग अग्रेसिव नहीं होते, वो लोग ऐसे तोड़फाड़ नहीं करते, पीसफुल मेथड से। और प्रेशर ग्रुप्स में कोई भी, अगर आपको कोई बात सरकार की अच्छी नहीं लगती तो आप एक यूनियन बना के पीसफुल मेथड से सरकार को बता सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपने तोड़फाड़ नहीं करनी। आई होप ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको पॉलिटिकल पार्टी वाली और प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट वाली अच्छी तरह समझ आ गई। आई होप ये सारा का सारा चैप्टर आपको एनिमेशन के साथ अच्छी तरह समझ आ गया। इसमें कोई भी दिक्कत और परेशानी की बात होती है तो मैंने नोट्स है, जैसे मैंने पीछे बताया, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं किसी और चैप्टर में किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।